हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसके हम 10 से 15 दिन में जिसको हम कवर करने वाले हैं, उसके कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो गुड्स हैं उसके कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ गुड्स, कि गुड्स जो वस्तुएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो मेनली हम इसको जब वस्तुओं को जब हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो सबसे पहले जो वस्तुएं आती हैं वो आती हैं हमारी फाइनल गुड्स। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तुएं। ठीक है, और एक हमारी होती हैं मध्यवर्ती मध्यवर्ती वस्तुएं, जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो फाइनल गुड्स हैं वो हमारी क्या होती हैं? फाइनल गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जो प्रोडक्शन लाइन प्रोडक्शन लाइन जो उत्पादन की रेखा है उसको वो पार कर चुकी होती हैं, प्रोडक्शन लाइन से ऊपर होती हैं, जिनको मतलब जिनका उपयोग के लिए जो जो कंज्यूमर्स होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उनके उपयोग के लिए ये वस्तुएं तैयार होती हैं। जैसे कि मैं मान के चलूँ, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति, जैसे क्या है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन ए, ठीक है, और उसने क्या किया, एक शर्ट खरीदी। ठीक है, एक शर्ट खरीदता है और वो किस लिए खरीदता है? पहनने के लिए। ठीक है, पहनने के लिए खरीदता है। या कोई हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, वो एक जूस की क्या है, एक बोतल खरीदता है। ठीक है, पीने के लिए, या कुछ खाने का कोई सामान खरीदता है। तो ये जो सभी वस्तुएं होंगी, जैसे कि शर्ट है, जूस है, या खाने का कोई सामान है, फूड है, वो उसके लिए क्या है, एक फाइनल गुड है, क्योंकि वो उसके यूज के लिए पूरी तरह से रेडी है। लेकिन इसके विपरीत क्या है, इसके अपोजिट में जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, वो क्या है, प्रोडक्शन लाइन पार नहीं, बल्कि प्रोडक्शन लाइन के क्या रहती हैं, अभी प्रोडक्शन लाइन के नीचे रहती हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लें हम मध्यवर्ती वस्तुएं का, जैसे कि एक बढ़ई है। बढ़ई क्या है, जो क्या बनाता है, फर्नीचर का सामान बनाता है, फर्नीचर का। वो क्या करता है, वो 5,000 रुपये की क्या खरीदता है, लकड़ी खरीदता है। और लकड़ी खरीद के 5,000 से वो क्या है, 20,000 रुपये का क्या बना लेता है, फर्नीचर बना लेता है। ठीक है, या हम इसका और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, वो क्या करती है, रॉ मटेरियल खरीदती हैं। तो रॉ मटेरियल उनके लिए क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी, क्योंकि उसमें अभी भी क्या है, मूल्य वृद्धि मूल्य मूल्य वृद्धि होना क्या है, अभी भी बाकी है। यहाँ पे मूल्य वृद्धि है वो लगातार होती रहेगी। जैसे कि हम एग्जांपल लें, जैसे कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सबसे पहले क्या उगाई जाती है, कपास। कपास से क्या बनाया जाता है, सूत। सूत से क्या बनाया जाता है, कपड़ा। कपड़े से फिर क्या बनता है आगे जाके, जैसे कि मैं बोलूँ कि एक हमने क्या बनाई, शर्ट। ठीक है, और शर्ट को फिर हमने क्या किया, फाइनल यूज किया। ये एक हमारी क्या है, फाइनल गुड्स कहलाएगी। शर्ट हमारी क्या कहलाएगी, एक अंतिम वस्तु कहलाएगी, जो उपयोगकर्ता के उपयोग के लिए रेडी है। जबकि जो कपड़ा है वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। जो सूत है वो भी हमारे लिए क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और तो ऐसे करके क्या है, हम गुड्स को बांट सकते हैं किस पार्ट में, फाइनल गुड्स में और एक इंटरमीडिएट गुड्स में। एक और इसमें बात होती है, जो फाइनल गुड्स होती हैं उसका जो प्राइस है, अंतिम प्राइस, उसको हम क्या है, नेशनल इनकम
नेशनल इनकम में इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, इसको नेशनल इनकम में हम इसके प्राइस को जोड़ते हैं, जबकि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं इसके प्राइस को हम नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि अगर हम माने कि जैसे कि हमने बोला कि कपास है, कपास एक किसान ने क्या है 10,000 रुपये में बेच दी, उसके बाद उसने क्या किया, एक जो व्यक्ति था उसने कपास खरीदी 10,000 रुपये में और उसका सूत बनाया और वो 15,000 रुपये का बना दिया। ठीक है, 15,000 के बाद एक कपड़ा बनाया, वो बनाया कितना, 20,000 रुपये का बना दिया। और उसके बाद जो शर्ट बनाई गई, जो शर्ट बनाई गई वो कितने की बना दी गई, मान के चलिए कि 30,000 रुपये की शर्ट बना दी गई। अगर हम काउंट करेंगे तो 30 और 20 50 और ये 65 और 75, मतलब कि 75,000 अगर हम बोलेंगे नेशनल इनकम वृद्धि हुई है तो ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 30,000 है 30,000 के अंदर ही ये सब क्या है, ऑटोमेटिक काउंट है। इसलिए हम कभी भी मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। केवल जो फाइनल गुड्स का जो प्राइस होता है, फाइनल गुड्स का जो वृद्धि रहेगी वो हम क्या है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के अंदर उसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के प्राइस को क्या हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करते हैं, तो उसमें नहीं आ जाएगा। नहीं, हम मध्यवर्ती वस्तुओं के प्राइस को शामिल नहीं करते। हम फाइनल गुड्स के जो प्राइस होता है उसको हम नेशनल इनकम की जो कल गणना करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसके अंदर इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आती है बात कि फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स को भी क्या है, हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग रहेगा आपका वो रहेगा, फाइनल गुड्स को भी हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। एक तो हमने बताया कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा हमने इसको बांट दिया फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देखिए, किसी प्रकार का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक है और बेसिक से ही हम समझ रहे हैं। देखिए, नाम से ही देखिए फाइनल कंज्यूमर गुड्स, कि ऐसी गुड्स जिसको कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। देखिए, आज एक आपको बता देता हूं, आपने सुना होगा कि एक तो होता है कस्टमर और एक होता है कंज्यूमर। दोनों अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों आपको सेम लगेंगे कि भैया हम कई बार प्रयोग करते हैं कि जो उपभोक्ता होता है उसको हम कई बार कस्टमर भी बोल देते हैं और कंज्यूमर भी बोल देते हैं। लेकिन ये अगर ध्यान से देखी जाए तो इकोनॉमिक्स में ये इन दोनों का अर्थ है वो अलग अलग होता है। क्यों होता है? कस्टमर क्या हो सकता है, कस्टमर मान के चलिए एक कंपनी है, ठीक है, और वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है किस चीज़ का, या एक कंपनी मान लेते हैं या एक फैक्ट्री मान लेते हैं जो क्या बनाती है, मिठाई बनाती है। मान के चलिए कंपनी की जगह मान लिए एक शॉप मान लेते हैं हम कि एक शॉप है किसकी, मिठाई की, ठीक है, और उसमें हलवाई क्या करता है, दूध का प्रयोग करता है। किस चीज़ का प्रयोग करता है, दूध का। वो दूध को खरीदता है और दूध से क्या है, प्रोसेसिंग करके क्या बनाता है, मिठाई, ठीक है। और यहाँ पे एक व्यक्ति है या एक हम बोल सकते हैं कि एक परिवार है जो क्या करता है, दूध को खरीदता है। किसको खरीदता है, दूध को, और दूध का वो क्या कर लेता है, वो उसका प्रयोग करता है किस चीज़ के लिए, जैसे मान के चलिए वो दूध को डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है, उसने पी लिया, या उसने क्या बना ली, कॉफ़ी बना ली, या हम बोल सकते हैं चाय बना ली, ठीक है, या हम उसका बोल सकते हैं कि दूध का उसने क्या किया, दही बना के उसने क्या कर लिया, उसका प्रयोग कर लिया, मतलब उसने खा ली वो चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक शॉप है, एक हलवाई है, वो क्या करता है, दूध खरीदता है और दूध से क्या बनाता है, मिठाई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वस्तु तो एक ही है कि ये भी एक व्यक्ति दूध खरीद रहा है, यहाँ भी एक व्यक्ति दूध खरीद रहा है, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है प्रयोग करना, ठीक है, कंज्यूम करता है वो, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे एक कंज्यूमर। इसलिए हम एक जो हलवाई होता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दोबारा वस्तुओं को बेचने के लिए एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है, जैसे इसने रॉ मटेरियल के यूज कर रहा है दूध को, क्योंकि दूध से वो क्या बनाएगा, मिठाई, और मिठाई को वो क्या करेगा, बेचेगा, मतलब रीसेल।
उसका मेन पर्पज क्या है कि वो प्रोसेसिंग करके उस चीज़ का और उसको रीसेल करेगा। तो रीसेल अगर वो करता है कोई किसी भी वस्तु की, तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, कस्टमर बोलेंगे। और अगर वो डायरेक्ट कंज्यूम करता है, फाइनल उपयोग करता है, तो हम उसको बोलेंगे कंज्यूमर। ठीक है, आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल गुड्स होंगी हमारी, फाइनल जो गुड्स हैं, फाइनल गुड्स को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। पहला है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स मैंने आपको बता ही दिया कि ए व्यक्ति है, ठीक है, और उसने क्या लिया, दूध लिया, और दूध का उसने क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया। ठीक है, चाहे चाय बना के पी या चाहे कॉफ़ी, जो भी उसने उसका डायरेक्ट कंज्यूम किया। तो ये जो दूध है ये इसके लिए क्या कहलाती है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी। और जबकि फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, अंतिम जो उत्पादनकर्ता वस्तुएं होती हैं, वो वस्तुएं जैसे कि एक जो व्यक्ति है उसने दूध खरीदा और दूध से उसने क्या बनाई, मिठाई बनाई, मिठाई बनाई। तो इसलिए क्या है, ये क्या कहलाएगी, दूध फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगी। जैसे कि एक किसान है, वो क्या करता है, ट्रैक्टर का यूज करता है, तो वो ट्रैक्टर उसके लिए क्या कहलाती है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी वस्तुएं हैं, वो दोनों वस्तुएं क्या हो सकती हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकती हैं। सिर्फ डिपेंड करता है कि हम उसका प्रयोग के आधार पर निर्भर। ठीक है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रयोग के आधार पर, कि हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। अगर हम उसका प्रयोग डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी। और यदि हम उसका प्रयोग दोबारा से क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और ठीक है, किसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, एज ए रॉ मटेरियल, और फाइनल गुड्स बना के बेच रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी गुड्स से रिलेटेड था। इसके बाद क्या है, देखिए अंतिम वस्तुओं पर व्यय। देखिए जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, जो हमारी फाइनल गुड्स, इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो देख लेते हैं एक बार। जो अंतिम वस्तुएं हैं फाइनल गुड्स, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है हम उसे क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं अंतिम उपभोग व फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये भी हमारा क्या है, दो भागों में है, उपभोग व्यय प्लस में निवेश व्यय। ये किसके बराबर होता है, उपभोग व्यय, उपभोग व्यय प्लस में हम इसको क्या जोड़ते हैं, इसके अंदर निवेश व्यय। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे हमने वही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, महीने के अंदर हमने 5,000 रुपये का दूध खरीदा, जिसमें से 2,000 रुपये का दूध है वो हमने डायरेक्ट कंज्यूम किया, प्लस में 3,000 रुपये के दूध की हमने क्या किया, मिठाई बनाई, या हमने उसका प्रोसेसिंग करके उसको दोबारा से रीसेल किया। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो हमारा निवेश व्यय कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉफिट जनरेशन के लिए क्या है, एज ए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है। तो हमारा जो अंतिम उपभोग व्यय है वो क्या कहलाता है, उपभोग व्यय प्लस में निवेश व्यय। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में बता ही दिया कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। इसके बाद क्या है, हमारी क्या होती हैं, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जो हमारी कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स होती हैं, और एक हमारी होती हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजीगत वस्तुएं। एक बार हम कैपिटल गुड्स की बात करेंगे, यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखिए पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, जो जिसमें क्या होता है, पूंजीगत वस्तुओं में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं मशीनरी,
ठीक है, इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, मशीनरी। लेकिन सभी मशीन्स क्या हैं, पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जिनका प्राइस क्या हो, ज्यादा हो। जैसे कि मैं बोलूं कि एक मशीनरी है और उसका प्राइस वैसे 2 लाख 3 लाख है, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा हो, नॉर्मल प्राइस ना हो, उनको हम क्या है, पूंजीगत वस्तुओं में मानते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसने क्या खरीदी, 5 मशीनरी उसने क्या की, परचेज की, कितने रुपए की, 1 CR, 1 करोड़ की उसने क्या की, 5 मशीनरी खरीदी, मतलब उसने 20-20 लाख की 5 मशीनें खरीदी। तो ये इसके लिए क्या कहलाएगी, पूंजीगत वस्तुएं कहलाएंगी, कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। और ये कैपिटल गुड्स की एक क्या विशेषता होती है कि ये कैपिटल गुड्स हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या है, हमें क्या देती हैं, प्रॉफिट। या हम बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं, जल्दी से ये वस्तुएं खराब नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। लेकिन इसमें भी वही है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, प्रयोग के आधार पर ही डिसाइड कर सकते हैं। प्रयोग के आधार पर कैसे, जैसे कि मैं आपके लिए बोलूं कि एक सिलाई मशीन, अगर मैं बात करूं सिलाई मशीन, अगर ये किसी के घर पे है तो ये क्या कहलाएगी, ड्यूरेबल गुड्स होगी, उसके लिए कंज्यूमर की घरेलू वस्तु होगी। और अगर ही इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक शॉप के अंदर कर रहे हैं, एक शॉप है टेलर की और उसने क्या है 3-4 मशीन ले रखी है सिलाई मशीन, तो उसके लिए जो सिलाई मशीन क्या कहलाएगी, उसके लिए सिलाई मशीन कैपिटल गुड्स होगी। ठीक है, कैपिटल गुड्स होगी, क्यों होगी, क्योंकि वो शॉप पे क्या कर रहा है, उससे क्या है, कपड़े सील रहा है और बेच रहा है, सेल कर रहा है। जबकि क्या है, घर के लिए एक ये नॉर्मल घरेलू वस्तु कहलाएगी। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स भी हमारी क्या है, कंज्यूमर गुड्स भी हमने 4 भागों में बांट रखा है। पहला है टिकाऊ वस्तुएं, उसके बाद है अर्ध टिकाऊ। देखिए जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसको हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। पहला है ड्यूरेबल गुड्स, उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो है सेमी ड्यूरेबल, थर्ड वन है नॉन ड्यूरेबल और फिर सर्विसेज। तीसरी हमारी क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और फोर्थ हमारी क्या है, सर्विसेज। सर्विसेज हमारी जो है सेवाएं होती हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स है उसको सबसे पहले हमने बांटा ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या है, जिसको एक बार खरीदने के बाद क्या है, वो काफ़ी दिनों तक क्या है, हमें प्रयोग में रहती हैं। जैसे कि हमने बोला कि जैसे टीवी, एलईडी, या हम क्या लिया, किसी हमने कोई ली मशीन। ठीक है, तो ये सभी वस्तुएं हमारी क्या कहलाती हैं, ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स में हमारा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि हमने लिया सेमी ड्यूरेबल गुड्स, वे वस्तुएं जो क्या है 1 साल या 2 साल चलती हैं। जैसे कि हमने लिया कपड़े, ठीक है, या हमने लिया फर्नीचर, या ऐसी वस्तुएं जो 1-2 साल चलती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाएंगी। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हैं, जो 3 से 4 दिन के बाद खराब हो जाती हैं। जैसे कि हमने लिया दूध, या हमने लिया मिठाई, ठीक है, या हम क्या ले सकते हैं, दही, या हम क्या ले सकते हैं, ब्रेड। ठीक है, तो ये जो वस्तुएं जो 2 या 3 जिसकी क्या है मतलब अवधि रहती है और वो खराब हो जाती 2-3 दिन के बाद। सर्विसेज में हमारी क्या है, सेवाएं आ जाएंगी। जैसे कि हमने किसी डॉक्टर की वो ली है, हेल्प ली, मतलब सर्विसेज ली, या हमने क्या लिया, किसी वकील की सहायता लेनी पड़ी, तो ये हमारी क्या है, यह हमारा क्या है, टीचिंग लाइन है। जैसे कि टीचर, तो ये सभी हमें किसके अंदर काउंट करते हैं, ये सब हम काउंट करेंगे सर्विसेज के अंदर, सेवाओं के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे हमारे। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो देखिए जो इसमें इन्वेस्टमेंट रहती है, इन्वेस्टमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है चेंज इन द कैपिटल स्टॉक।
तो देखिए एक बार हम कैपिटल स्टॉक के बारे में समझ लेते हैं। कैपिटल क्या है हमारा, पूंजी। कैपिटल हमारी क्या होती है, पूंजी। लेकिन यहाँ पे हम जो कैपिटल वर्ड का यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं कि कैपिटल क्या है, कैपिटल है उत्पादन के कारक। जो उत्पादन के कारक हैं जिसमें हम मतलब क्या है, पैसे को भी लेते हैं, या हम क्या से ले सकते हैं, लेबर को ले सकते हैं, या मशीनरीज वगैरह को ले सकते हैं, वो यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल को। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, निवेश। निवेश वो होता है जो कैपिटल स्टॉक के अंदर जो चेंज होगा। मान के चलिए कि साल के शुरुआत में मेरे पास 10 लाख रुपए का क्या है, 10 लाख का कैपिटल था। ठीक है, जिसमें मैंने अपना लेबर सब काउंट करके, मैंने जो भी मेरे पास पूंजी थी वो सब काउंट करके मेरे पास क्या था, 10 लाख क्या था, ओपनिंग बैलेंस था। और साल के अंत में मेरे पास जो कैपिटल है वो क्या है, 15 लाख है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 लाख रुपए का मैंने क्या किया है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो पैसा इसमें जो हुआ वो मैंने क्या है, एज ए इन्वेस्टमेंट इसके अंदर क्या किया, मैंने निवेश कर दिया। तो हम इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे कि चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। जो कैपिटल स्टॉक के अंदर जो चेंज आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई मतलब इन्वेस्टमेंट और डेल्टा का मतलब हम चेंज से लेते हैं और के का मतलब यहाँ पे हम ले रहे हैं कैपिटल। ठीक है, इसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट है वो हमारी क्या है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं, फिक्स्ड असेट्स में हम लेते हैं जो हमारी क्या है, मशीनरीज हैं या प्लांट्स वगैरह हैं, उसको हम लेते हैं। और जो उसके ऊपर हम निवेश करते हैं, जो खर्च करते हैं, वो हमारा क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि एक कंपनी ने क्या किया, 10 लाख रुपीज़ की, 10 लाख की क्या खरीदी उन्होंने, मशीनरीज खरीदी। ठीक है, 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो उन्होंने उसके अंदर क्या किया है, अपनी फैक्ट्री के अंदर 10 लाख रुपए का उसने क्या किया है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे हम कि जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या, क्लोजिंग बैलेंस किस चीज़ का, कि हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है, हमने एक्सपेंडिचर किया है किसके ऊपर, फिक्स्ड असेट्स के ऊपर, कि हमारा जैसे क्या है कि 15 लाख, ठीक है, 15 लाख रुपए माइनस के क्या है, 10 लाख, 10 लाख की मशीनरी थी और एट द एंड हमारे पास कितने लाख की मशीनरी है, 15 लाख की। तो इसका मतलब हमने 5 लाख का क्या किया है, इसके अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे ही हमारा क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेंट्री में हम क्या लेते हैं, एक तो हम इन्वेंट्री के अंदर काउंट करते हैं फाइनल गुड्स को, और हम इसके अंदर क्या लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स। और इसके अंदर हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल। ठीक है, इन सभी जो हमारे पास ये स्टॉक होता है ये हमारा क्या कहलाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और इसको वैसे ही काउंट किया जाता है कि साल के एंड में जो हमारे पास ये है और जो साल के शुरू में था, मान के चलिए कि साल के शुरू में हमारे पास क्या था, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमारे पास था 15 लाख, और साल के जो शुरुआत में था हमारे पास क्या था, 10 लाख। तो हम बोलेंगे जो 5 लाख रुपीज़ है वो हमारा क्या हुआ है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक वर्ड होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसे सकल निवेश कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम, सकल निवेश। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जो फिक्स असेट्स हमने खरीदी हैं, जैसे कि हमने खरीदी 5 लाख रुपए की मशीनरी, जैसे एक कंपनी ने खरीदी 5 लाख रुपए की मशीनरी, प्लस में हम उसमें क्या जोड़ते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ इन्वेंट्री गुड्स। और इन्वेंट्री गुड्स के खरीदने पे भी उसने 5 लाख रुपीज़ खर्च किए कंपनी ने। तो उसने टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका, तो 5 लाख प्लस 5 लाख, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 10 लाख रुपीज एट द एंड उसने पूरे साल के अंदर क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। वो क्या है, उसका ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर यदि हम नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट हमारा कैसे निकलता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर से हम किसको माइनस कर देते हैं, डेप्रिशिएशन को हम माइनस कर देंगे। डेप्रिशिएशन क्या होता है, डेप्रिशिएशन होता है मूल्य ह्रास। ठीक है,
यदि हम डेप्रिसिएशन को उसके अंदर से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए एक बार हम डेप्रिसिएशन के बारे में समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन के लिए क्या है, डेप्रिसिएशन फंड बनाया जाता है। डेप्रिसिएशन फंड बनाती है कोई भी कंपनी, और ये बनाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर वो नहीं बनाते तो ऑटोमेटिक वो लॉस में जाएंगे। क्यों जाएंगे वो आज हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिए जो फिक्स्ड कैपिटल है या फिक्स्ड असेट्स हैं, मान के चलिए हमारे पास क्या है, 10 मशीनरी है। क्या है, 10 मशीन है, ठीक है। अब आपने देखा ही है कि कोई भी मशीन होती है तो वो चलती है तो उसमें क्या है, घिसावट वह आना शुरू हो जाता है। घिसावट आती है, उसके अंदर कोई भी खराबी आती है तो उसके लिए हम क्या है, उसको हम बोलते हैं घिसावट व्यय, और उसी को हम बोलते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसके मूल्य में कमी आना। मूल्य में कमी आना, मैंने बोले 10 मशीन थी वो 1 करोड़ की थी, ठीक है। 1 साल बाद मैंने बोला कि वो 90 लाख की हो गई, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ है, मूल्य का ह्रास। और मूल्य ह्रास को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। कि इसके मूल्य में कमी आई। क्यों कमी आई, क्योंकि 1 साल वो पुरानी हो गई, उसका यूज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स बोला जाता है। तो डेप्रिसिएशन की देखिए डेफिनेशन अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी कि मूल्य ह्रास वह है जो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं जो हमारी, ठीक है, उसके अंदर क्या है, सामान्य टूट फूट का आना या किसी कोई आकस्मिक हानि का आना या प्रत्याशित अप्रचलन हो जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। जो प्रत्याशित अप्रचलन है इसकी भी हम बात कर लेते हैं एक बार। ये प्रत्याशित अप्रचलन का मतलब क्या है कि डिमांड में कमी होना। किसके अंदर, डिमांड में कमी होना। किसमें, कि जो अपनी ये जो फिक्स असेट्स हैं, जैसे कि हम बोलें कि टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे कि हमने बात करी तकनीक के कारण, जैसे कि हम बात करें कि जो पहले ब्लैक एंड वाइट जो टीवी आते थे, ब्लैक एंड वाइट क्या आते थे, टीवी, उनकी जगह किसने ले ली, जो कलर टीवी आए, कलर्ड टीवी। और कलर टीवी के बाद फिर क्या आई हैं, एलईडी, जो एलईडी एलसीडी आई, फिर एलईडी आई। तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ है, इनका ऑटोमेटिक प्रत्याशित अप्रचलन हो गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे कारण होते हैं, या हम बात सकते हैं किसी भी डिमांड के कारण, डिमांड का चेंज होने जाने के कारण, जैसे कि डिमांड चेंज हो गई। जैसे कि जूते का ले सकते हैं एग्जांपल, कि पहले क्या था, रबड़ के जूते वाली फैक्ट्रियाँ ज़्यादा चल रही थी, लेकिन किसी डिमांड ऐसी हुई कि अब ज़्यादा डिमांड किसकी हो गई, चमड़े के जूतों की हो गई। तो उसके कारण भी क्या है, यहाँ पे नुकसान हो जाता है कंपनियों को, और इसीलिए इसको हम काउंट करेंगे डेप्रिसिएशन के अंदर ही इसको हम मानते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है। और एक डेप्रिसिएशन का हम कैसे ले सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन का, कि एक मशीन है और वो मशीन हमने एक कंपनी है और उस कंपनी ने एक मशीन खरीदी, और वो कितने रुपए की खरीद ली, 10 लाख रुपीज़ की खरीदी, ठीक है। 1 साल के बाद क्या है, उसने डेप्रिसिएशन लगाया कि 10% परसेंटेज की दर से वो एक फंड बनाएगा, डेप्रिसिएशन फंड। और ये डेप्रिसिएशन फंड क्या होता है, हालांकि इसमें घिसावट होती है। मान के चलिए 10 लाख की उसने मशीनरी खरीदी और उस मशीनरी ने प्रोडक्शन किया कितना, 1 लाख उसने क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, पहले साल। दूसरे साल कितने बनाएगा, दूसरे साल भी इतने ही बनाएगा। तीसरे साल कितना बनाएगा, तीसरे साल भी इतना ही बनाएगा। फोर्थ ईयर कितने बनाएगा, फोर्थ ईयर भी इतना ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो रही है। कैसे डाउन हो रही है, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज आएगा, कोई भी हानि हो सकती है या कोई भी टूट फूट व्यय हो सकता है। तो इसलिए वो एक फंड बनाता है, कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो 10% के हिसाब से अगर हम माने तो पहले साल वो क्या करता है, 1 लाख रुपए क्या है, डेप्रिसिएशन फंड में डालेगा, ताकि वो क्या कर सकते, वो हर साल क्या है, 1 लाख रुपए डालता रहेगा। और क्योंकि इसकी हमने क्या है, इसकी हमने उम्र मानी, कितनी उम्र मानी कि ये है वो 10 साल तक ही चल पाएगी मशीन, ठीक है। 10 साल के बाद वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हमने ऐसा ही माना, 10 साल तक अगर मानते गए तो 10 साल तक उसने फंड बनाया और 10 साल में उसने कितने पैसे इकट्ठा कर लिए,
10 लाख रुपीज़ उसने क्या किए, फंड में इकट्ठा किए, और उसने उसको क्या करता है, इसकी जगह इन 10 लाख रुपए से फिर वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या करेगा, नई मशीनरी खरीद के दोबारा से एक 10 लाख रुपए की मशीन ले आएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फंड बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेप्रिसिएशन फंड बनाने से ही क्या है, न्यू मशीनरी आएंगी, और न्यू मशीनरी हमारी क्या है, फिक्स असेट्स होती हैं, और फिक्स असेट्स ही क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है, और इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही किसी कंपनी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी, हमारा जो टॉपिक था ये था इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचता है, स्टॉक और प्रवाह। ये और देख लेते हैं, स्टॉक और प्रवाह, या स्टॉक और फ्लो बोल सकते हैं हम, स्टॉक एंड फ्लो, ये बात कर लेते हैं हम। इसके भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, स्टॉक और दूसरा हमारा इधर क्या रहेगा, फ्लो। फ्लो को हम क्या बोलते हैं, प्रवाह, ये हमारा क्या रहेगा, स्टॉक। तो इसमें देखिए जो हमारा स्टॉक रहेगा, और स्टॉक क्या रहता है, समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा, मतलब एक टाइम के एक पॉइंट के ऊपर। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि 1 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति है ए, उसके बैंक अकाउंट में, ठीक है, बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमने मापा, तो ये हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, एक स्टॉक है। जैसे कि कैपिटल, कि किसी व्यक्ति की इतनी कैपिटल है, बिजनेसमैन की, या हम बोले कि लेबर फोर्स, कि मैं बोलूँ कि मतलब आज के दिन, आज एक फैक्ट्री है ए, उसके अंदर क्या है, 500 श्रमिक काम कर रहे हैं। तो एक लेबर फोर्स की काउंटिंग की अगर बात करेंगे तो वो भी हमारे क्या है, एक स्टॉक कहलाएगी। कैपिटल, इसके अंदर हम क्या लेंगे, स्टॉक लेंगे, या हम जो डिस्टेंस है, जो दूरी रहेगी, जो दो जगह के बीच की दूरी होती है, वो भी हम क्या लेते हैं, स्टॉक के अंदर ही काउंट करते हैं। दूसरी तरफ हमारा आता है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह क्या है कि समय की एक विशिष्ट अवधि में, समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा। जैसे कि हम बात करें कि एक व्यक्ति क्या करता है, हर महीने क्या है, 10,000 रुपये अपने बैंक से क्या करता है, विड्रॉल करता है, विड्रॉल करता है, निकालता है। ठीक है, तो विड्रॉल करेगा तो वो क्या कहलाएगी, वो उसका क्या कहलाएगा, प्रवाह कहलाएगा। या हम क्या करते हैं, प्रति माह क्या है, या प्रति सप्ताह हम क्या करते हैं, 500 रुपये का हम क्या करते हैं, किसी भी तरह का फूड बोल सकते हैं, हम क्या करते हैं, फास्ट फूड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। तो इसके अंदर क्या है, हम इनकम को काउंट करेंगे, जो हमारी क्या है, इनकम आय होती है। चेंज इन द एक्सपेंडिचर, जो क्या है, खर्च के अंदर कोई भी चेंज होगा वो भी हम क्या कहलाएंगे, फ्लो के अंदर काउंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जो ब्याज होगा या कैपिटल का जो फॉर्मेशन हो गया, वो सब हम किसके अंदर काउंट करते हैं, फ्लो के अंदर काउंट करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि एक व्यक्ति है 1 जनवरी 2010 से प्रति माह क्या कर रहा है, एक बैंक के अंदर क्या कर रहा है, डिपॉजिट, और उसका कितना हो गया है यहाँ पे 20 लाख रुपए, सॉरी 20 लाख रुपए उसके क्या है, डिपॉजिट है। और वो हर महीने क्या करता है, 1 जनवरी 2010 से वो डाल तो रहा है कितने हज़ार रुपए, 30,000 रुपये मान लो कि चलिए 30,000 रुपये जमा कराता है। और वो प्रति महीना क्या है, जहाँ पे भी पर मंथ, पर डे, पर आवर ये सब आ जाए तो हमारा क्या कहलाता है, फ्लो कहलाएगा। और पर मंथ क्या है, 10,000 रुपये क्या करता है, विड्रॉल कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है। तो विड्रॉल हमारा क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो हमारे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने में आगे हमारे चैप्टर समझेंगे, उसमें हमारी ये कोशिश मतलब हमारी जो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।